Uh, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की दवा हम लोगों का है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है आपका, और वह है ब्रायोनिया एल्बा। छात्रों, ये ब्रायोनिया एल्बा हम लोगों का बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, जिसे कि हम लोग आए दिन हम लोग इसका व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन इसके प्रयोग में हम लोगों के पास में कुछ अगर समझदारी अच्छी हो तो हम लोग इसका अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और इससे लाभ भी हम लोगों को अच्छा मिल सकता है। आए दिन कोई भी एक्यूट डिजीज हुआ करता है तो उसमें ब्रायोनिया का नाम पहले आता है। ब्रायोनिया, बेलाडोना, रस्टॉक्स, हम लोग यही सब ज़्यादा सोचते हैं लोग। लेकिन ब्रायोनिया ही के जैसा व्यवहार करें और इसका लाभ आपको तुरंत मिले, अगर थोड़े से इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पर जाइएगा, सिद्धांत पर जाइएगा, तो बहुत कुछ इसके विषय में जान सकते हैं। ब्रायोनिया को कहते हैं ब्रायोनी, वाइट है, और ये पूरे जब सूर्य काफ़ी अपनी प्रकाष्ठा पर होती है उस समय इसका व्यवहार होता है, काफ़ी अच्छा खिला हुआ होता है। और कहा जाता है कि ये प्लॉस के जो जगह है आपको अमेरिका में, वहाँ पर पहला वहाँ पर जो फ्रॉस्ट हुआ करता है, यानी कि बर्फबारी हुआ करता था, उस पर जो लोगों को इंजरी हुआ था, बर्फ का इंजरी होता है, तो इससे पहली इंजरी की मेडिसिन मानी जाती है, बर्फ के द्वारा इंजरी की। और विंटर के समय में, जाड़े के मौसम में पत्ते और ये सब काफ़ी इस पर जब स्नो, बर्फ इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरे प्लांट जो है सो डैमेज हो जाता है और ये टूट जाते हैं और इससे घाव के जैसे निशान आते हैं, जिस पर कि चिड़िए और ये सब आकर के बैठते हैं। ब्रायोनिया एक टॉक्सिक प्लांट है जो कि आपको कोहड़ा कद्दू फैमिली का आता है ना। और हम लोग जो व्यवहार में लाते हैं उसमें दो मुख्य ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया एल्बा और ब्रायोनिया डायोसी, है ना। ब्रायोनिया एल्बा और ब्रायोनिया डायोसी। ब्रायोनिया एल्बा का हम लोग होम्योपैथी में ही इस्तेमाल करते हैं। और वाइट ब्रायोनिया काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है, काफ़ी जहरीला पदार्थ है, जिससे कि मनुष्य का इसे मृत्यु भी हो सकता है, गाय बैलों का भी मृत्यु हो सकता है। इसके फ्रूट्स जो होते हैं वह एमेटिक होते हैं और ह्यूमन के लिए इसके अगर थोड़ा सा बेरीज को खा लिया जाए तो ये काफ़ी खतरनाक, घातक होता है। ब्रायोनिया जो है सो खास करके ये यूरोपियन पेरिनियल क्लाइंबिंग वाइन है ना, लतरने वाला पौधा है। और इसके वाइट विथ रेड बेरी, वाइट फ्लावर्स इसमें होते हैं और बेरी लाल रंग का होता है और फल जो होता है तो फूल जो होता है तो वाइट होता है। इसके जो जड़ होते हैं वह इलाज के लिए, रोग के लिए बनाता है और दवा का प्रिपरेशन जड़ से किया जाता है। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीटर टेस्ट ऑर्डर होता है, गंध होता है और टेस्ट भी बहुत बीटर होता है, और महक भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि 1 घंटे के अंदर में लोगों का मौत हो सकता है सूजन और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सूजन के कारण। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाने से लोगों का मौत हो सकता है। ब्रायोनिया एल्बा आपको खास करके कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है, ककम्बर फैमिली, जिसमें आता है खीरा, ककड़ी, कद्दू, फूट वगैरह आते हैं। इस फैमिली का ये प्लांट है और काफ़ी पूरे आज सभी जगह पर ये पाया जा रहा है। छात्रों, ब्रायोनिया जो है सो करीब 60 से 150 फीट तक दिखलाई पड़ सकता है ना। और इसका जो आप पत्ते देख रहे हैं, इसके डंठल को देख रहे हैं, इसके फूल को भी आप देख रहे हैं और ब्रायोनिया एल्बा के पत्तों को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर।
है ना। इस फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं ये ककम्बर फैमिली है। 5 इसके जो पेटियोलेट होते हैं और इसमें रफ छूने से आपको थोड़ा सा रफ दिखाई पड़ेगा। कोहड़े का या कद्दू का पत्ता आप छुएंगे तो जैसा उसी तरह से इसमें आपको टच पर दिखलाई पड़ेगा। और इसके जड़ जो होते हैं सो एक सफ़ेद टर्निप के जैसा, गाजर के जैसा दिखलाई पड़ता है। और 6 फीट से लेकर के 18 फीट तक, 6 इंच से लेकर के 18 इंच तक होता है और 5 पाउंड तक इसका वजन भी हो सकता है। और ये रूट जो होते हैं ये स्प्रिंग के समय में फिर से बढ़ते हैं, माने ये जड़ को पूरे पेड़ को काट दीजिएगा तो फिर बसंत ऋतु में ये अपने आप पनपने लगते हैं। और वाइट ब्रेनी जो है सो ये अपने लेकिन बीज के द्वारा ही ये आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके कॉमन नेम में आते हैं, ब्रायनिया का कॉमन नेम है डेविल टर्निप। जो आपने गाजर देखा के जैसा देखा, टर्निप देखा, इसे डेविल्स टर्निप कहते हैं क्योंकि ये तीता होता है, इसलिए डेविल्स टर्निप इसका नाम है। इसका नाम है कॉमन ब्रायनी, वाइट ब्रायनी और वाइल्ड हॉप्स, ब्रियोनी, वाइट हॉप्स, डेविल टर्निप्स। और होम्योपैथी में इसे BRY ब्राय से नाम से हम लोग एब्रिब्रेट करते हैं। ब्रायनी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है ग्रो, बढ़ना और उसे अंकुरित होना और फूलना, है ना। और ये खास करके गार्डन में लगाए जा रहे हैं और कभी कभी एक्सीडेंटली भी उपज जाते हैं। ये हर्बल मेडिसिन के रूप में इसका प्लांटेशन किया जाता है और पॉइजनस होने के कारण इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपने 18 शताब्दी में और आजकल भी बहुत सारी लड़कियों का नाम ब्रायनी के नाम से किया जाता है क्योंकि इसे लंबा होना, बढ़ना और लंबे होने के लिए ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लैंड में लोगों का ये कल्पना है और ख़ास करके इंग्लिश और स्कॉटिश लड़कियां अपना नाम ब्रायनी रखते हैं। रॉयल नेवी का 2 जहाज का नाम भी ब्रायनी है, इसी जहाज के नाम पर, है ना। ब्रिटिश नेवी का जो है 2 जहाज, उसका भी नाम ब्रायनी रखा गया है। ये जो ब्रायनी है, ब्रायनिया जो है होम्योपैथी में आप आइएगा तो ये उन व्यक्तियों पर ज़्यादा यूजफुल होता है जो कि मेटेरियलिस्टिक होते हैं, जिन्हें धन कमाने की इच्छा, काफ़ी अपने को फिजिकल लेवल पर इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स अपने में ही सिमट करके रह जाते हैं और समाज से ये कटे हुए रहते हैं। तो मोस्टली ब्रायनिया टाइप के व्यक्ति जो होते हैं अपने पैसे कमाने में, अपना धन इकट्ठा करने में, माने धन के प्रति इनकी ज़्यादा लालसा होती है ना। इसीलिए ब्रायनिया जो है सो ज़्यादा बाहर लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है, इनका संबंध भी लोगों के साथ में ज़्यादा नहीं होता है और सामाजिक स्तर पर ये आइसोलेटेड होते हैं। और बच्चे जो होते हैं वह ऐसे चीज़ की मांग करते हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और गुस्सा के कारण, नहीं मिलने पर गुस्सा के कारण उस चीज़ को फेंक दिया करते हैं। तो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह मेडिसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे व्यक्ति जिनका कि भौतिकता के साथ में, मेटेरियलिज्म के साथ में ज़्यादा लगाव है, उन लोगों में यह दवा काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। और ये खास करके मैंने कहा कि ये मटेरियल वर्ड्स में रूटेड होते हैं। बिजनेस आदमी बिजनेस में ज़्यादा इनकी रुचि होती है, बिजनेस मैन में ज़्यादा आता है। और आप बहुत कम ही आर्टिस्ट और पोएट में या फिलोसफर में इसका व्यवहार कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, फिलोसफर्स हैं, जिनका कि मटेरियल बेसिस लाइफ से नहीं है, उसमें यह इसका बहुत ही कम स्थान है। और ये जैसे ब्रोकर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उन लोगों में ब्रायनिया का ज़्यादा देखा जा सकता है। और इन्हें सबसे ज़्यादा जो ब्रायनिया में लगाव होता है, ये पैसे के पीछे और संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं और इसका नाते काफ़ी मेथोडिकल होते हैं, सांसारिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और पैसे के मामले में काफ़ी माइजर होते हैं, है ना। और इनका जीवन का मुख्य मांग है पैसे के माध्यम से सिक्योरिटी, सुरक्षा, पैसे के लिए
पैसा इतना हो जाए जिससे कि हमें कभी भी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं हो, है ना। और इसमें इसलिए कहते अगर पैसे की कमी होती है तो ये काफ़ी उदास हो जाते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं इन्हें, और इसके कारण आप महसूस कर सकते हैं कि इन्हें पॉवर्टी का, गरीबी का भय होता है और हमेशा बिजनेस की बात करते हैं और हमेशा पैसे की चिंता किया करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिसे आपका दिमाग में रखना चाहिए। इसमें इमोशनल ड्राइनेस है, जैसे जो आदमी पैसे के पीछे में भागेगा वह अपने इंटेलेक्ट का, खाली बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, खाली बुद्धि है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये सूखे हो जाते हैं, है ना। भावना इनकी ड्राई हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे इमोशन से, सेंटिमेंट से, इमेजिनेटिव पावर से ये विचलित नहीं होते हैं। तो इनमें बहुत दया का भाव कम होगा। इनमें काफ़ी जो भाव होगा वह बेसिकली रिलेटेड टू द पैसा है, धन है, वही भाव ज़्यादा है। तो जहाँ पर इनको धन मिलता है वो वहाँ पर इनसे संबंध बनता है, जहाँ धन नहीं मिलता है वहाँ इनसे संबंध नहीं बनता है। ये अकेले ज़्यादा रहना पर चाहते हैं। और ब्राइनिया का जो है मोशन एग्रेवेट्स, लिस्ट मोशन, छोटा सा भी मोशन से काफ़ी एग्रेवेशन होता है। ब्राइनिया में आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो चिड़चिड़ाहट हो जाता है, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये रिजर्व टाइप के व्यक्ति होते हैं और क्वाइट वांट टू बी, हमेशा शांत रहना चाहते हैं, माने अपने में कंसंट्रेटेड, अपने में खोए हुए रहते हैं। और छोटी सी छोटी मोशन से इनका कष्ट बढ़ जाता है। कहा जाता है कि आँख का पलक का झपकना भी इनके कष्ट को बढ़ा देता है। आँख के बॉल्स को बीच में 2 लोग ऐड कर दिए हो जाता है। और लिस्ट मोशन एग्रेवेट्स, रेस्ट एमलोरेट्स और मोशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स, है ना। मोशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स, जहाँ भी कोई बीमार जगह होगा, जिस अंग में कष्ट होगा, वहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो ये आपको कष्ट बढ़ जाता है। ड्राइनेस इनका बहुत प्रमुख लक्षण है। म्यूकस मेम्ब्रेन इनके ड्राई होते हैं, इमोशंस इनके ड्राई होते हैं। ड्राई इतना हो जाता है कि आपके ओठ का किनारा कट जाएगा, माउथ ड्राई होगा, और लेकिन ड्राई होगा लेकिन प्यास नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, माउथ ड्राई विथ और विदाउट प्यास भी होगी और नहीं भी हो सकता, लेकिन मुंह सूखा रहता है। और पार्च्ड क्रैक्ड लिप्स, इनके लिप्स जो हैं सो वो क्रैक्ड हो जाते हैं और सूखे रहते हैं। स्टूल भी बहुत ड्राई होगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा और इसमें लगता है कि स्टोन एब्डोमेन में है ना, पेट में पत्थर के जैसा है। ये खास करके हॉट पेशेंट होते हैं, वार्म ब्लडेड पेशेंट होते हैं। इनका एग्रीवेशन समर में ज़्यादा बढ़ता है और एलिमेंट फ्रॉम चिलिंग, ठंडा से इनके कष्ट जो है तो भी बढ़ता है। और ख़ास करके जब ठंडे के मौसम में अगर ये सिकाई करते हैं तो या गर्मी होती है तो उससे बढ़ जाता है। और वार्म वेदर में वार्म वेदर सेट आफ्टर द कोल्ड वेदर, गर्मी से ठंडे का मौसम, ठंडे से गर्मी के मौसम में, माने कि बस जाड़े के मौसम से गर्मी का मौसम जब शुरू होता है तो उस समय में इस तरह के व्यक्ति कष्ट आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। इनके डाइजेस्टिव ट्रबल्स होते हैं खास करके, और ख़ास करके जितने भी जो मटर हैं, बीन्स हैं और जो भी फ्लैटुलेंट, जिसमें कहा जाता है कि फ्लैटुलेंट फूड्स है, उससे इनके कष्ट बढ़ जाते हैं, सारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आते हैं। तो बीन्स हुआ, पीज हुआ, कैबेज हुआ, ब्रेड हुआ, फ्लैटुलेंट फूड हुआ और फ्रूट से इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। इनके दर्द जो होते हैं काफ़ी स्टिचिंग पेन होते हैं जो मोशन से बढ़ते हैं। गठिया का जोड़ जो होता है सब स्टिचिंग पेन होगा, मेस्टाइटिस, ये सब स्टिचिंग पेन के साथ में होगा। इनके कष्ट जो हैं सो मोशन से बढ़ते हैं, राइजिंग, जितने भी गति की बात आती है, जहाँ भी गति दिखलाई पड़ता है, जैसे आप मोशन, राइजिंग, स्टूपिंग, एक्सर्शन, कफिंग, डीप ब्रीदिंग, जार मतलब थोड़ा सा भी झटका से, स्लाइटेस्ट झटका, खांसने से या किसी चीज़ से होता है, स्नीजिंग, सॉलोइंग, मोशन ऑफ द आई, आँख के गति मोशन से, हॉट बिकमिंग, गर्म होने से, रूम में ड्रिंकिंग,
पीने से लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर पीना भी चाहते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग से इनका कष्ट बढ़ता भी है, खाने से भी इनका कष्ट बढ़ता है, वेजिटेबल से इनके कष्ट बढ़ते हैं, एसिड से कष्ट बढ़ते हैं। ये सारे सामान जो देख रहे हैं इनके कष्ट को बढ़ता है ना। और इस तरह के पेशेंट को प्रेशर से एम्लोरेट होता है, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड एम्लोरेट होता है, बैंडेज से एम्लोरेट होगा, कोल्ड एयर व्हेन क्वाइट क्लाउडी वेदर में आराम होगा, डैम्प डेज में आराम होगा, ड्राइंग नी अप ठेवने को उठा ऊपर मोड़ करके बैठने में आराम होता है, हीट टू द इन्फ्लेम्ड पार्ट पे हीट देने से आराम होता है, और डार्क रूम में इन्हें आराम मिलता है, कोल्ड वाटर से इन्हें आराम मिलता है, कोल्ड फूड से आराम मिलता है, और इरेक्टेशन से इनके कष्ट आराम होते हैं। ब्रायनिया को ठंडे पानी का अच्छा लगता है, गर्म पानी भी अच्छा लगता है, बियर, कॉफ़ी, मीट, मिल्क, वार्म, ऑयस्टर्स, सावर, खट्टे चीज़ अच्छे लगते हैं, विचित्र चीज़ खाना पसंद करते हैं, मीठा पसंद है, वाइन पसंद है, अल्कोहल, ब्रांडी, कैबेज, कोल्ड फूड, इंडाइजेस्टेबल ठीक, मट्टी, चौक, पेंसिल भी खाना पसंद करते हैं, लिक्विड फूड खाना पसंद करते हैं, मिल्क और सूप, वार्म गर्म सूप पीना चाहते हैं। इन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है, फैटी रिच फूड इन्हें पसंद नहीं है, मीट, मिल्क, बियर, कैबेज, कोल्ड वाटर इन्हें पसंद नहीं है, स्मोकिंग इन्हें पसंद नहीं है, टोबैको, वार्म ड्रिंक्स और वाटर इन्हें पसंद नहीं है। इनके कष्ट मैंने पहले भी बताया था, इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इन्हें ठंडा पानी पीने से, गर्म पानी पीने से, कोल्ड फूड और हॉट से इनसे कष्ट आराम मिलते हैं। इनके पर्टिकुलर सिम्टम्स में जो सिम्टम्स हैं वो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्यूट कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेंट जो है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ जाता है। जॉन्डिस, एंगर के बाद में जॉन्डिस हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। बहुत जॉन्डिस के केस में, और जो कि हेपेटाइटिस बी के केस में, जहाँ पर आप एंगर देखिएगा, एंगर मतलब कि इमोशंस, गुस्सा मानसिक इमोशंस से, अगर इमोशंस बढ़ता है तो इनके जॉन्डिस या लीवर के प्रॉब्लम आते हैं। च्यूइंग मोशन ऑफ द माउथ, इन्हें देखिएगा मुंह को कुछ हमेशा चलाते रहते हैं, है ना। डिस्कलरेशन, टंग ब्राउन और वाइट, जीभ जो होते हैं तो या तो सफ़ेद होंगे या भूरे रंग के होंगे, और पेन ऑन द मूविंग आईलिड्स, है ना। एग्रेवेट्स आयरनिंग, है ना, अगर आयरन कर रहे हैं उस समय गर्मी जो होता है और मेहनत होता है, दोनों मिल करके इनके कष्ट होते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि आपने देखा था कि इनके कितने खाने का चीज़ इनको पसंद है, नहीं पसंद है। पिछले लिस्ट में जितने भी देखे बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। ये इस कारण से है कि ये कैप्रिसियस एपिटाइट है। कैप्रिसियस एपिटाइट का मतलब होता है वैसा एपिटाइट जिसमें रोगी अपने को स्पष्ट नहीं होता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। कभी ये पसंद है, कभी वो पसंद है, वो कैमोमिला टाइप का, सीना टाइप का, इसको कैप्रिसियस एपिटाइट बोला जाता है ना। स्लो अपीयरेंस ऑफ इरप्टिव फीवर, अगर बुखार होते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, खास करके आपको मिजिल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वैसे का अवस्था में आप ब्रायनिया को सोचा जा सकता है। ये ब्रायनिया का एक हम लोगों के पास में एक सिम्टम्स है जिसे हम लोग दिमाग में रख करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, ब्रायनिया को। आज हमारे पास में काफ़ी समय है। मैं आप लोग को अगर कोई सवाल हो तो आप आज सवाल कर सकते हैं। आज हमारे पास में काफ़ी समय है, हम लोग सवाल कर सकते हैं यहाँ पर। एनी क्वेश्चंस प्लीज। में एक शरीर में जो टेंशन होता है और फीवरिश फीलिंग होता है उसको मिल्क फीवर कहा जाता है ना। मिल्क फीवर का मतलब हो गया मिल्क के कारण, मिल्क पैदा होने के कारण, तो जो माँ बच्चे होते हैं उसके बाद में कुछ समय के बाद में उनके शरीर में दूध बनना, स्तन में दूध बनना शुरू होता है, वो आपको मिल्क फीवर कहलाएगा, ठीक है। और कोई फिर कुछ मतलब सिम्टम भी आता होगा तो फीवर आप जिस बुखार कब आ रहा है, बुखार आ रहा है वही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो हिलना, हाँ सिम्टम सही होगा उस समय में,
कि वो हिलना डुलना नहीं चाहेंगे, बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहेंगे। दूध बन रहा है लेकिन दूध पिलाना नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं पिलाना चाहेंगे कि बच्चा जब निपल्स में मुंह दूध को सक करने के लिए डालते हैं तो उससे मोशन होता है, गति होता है, उससे कष्ट बढ़ता है। तो दूध होता भी है लेकिन दूध पिलाने में भी कष्ट होता है। और स्लाइटेस्ट मोशन एग्रेवेट्स, चुपचाप पड़े रहना चाहेंगे, मुंह सूखता रहेगा, है ना। तो वैसे अवस्था के लिए इसको कहा गया कि मिल्क बनते समय में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में काफ़ी, है ना। तो बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होता है तो वह मोशन हो रहा है, तो इंटरनल मोशन के कारण जो फीवर का कंडीशंस क्रिएट हो जाता है ना, उसको हम लोग मिल्क फीवर कहते हैं। ये इसका एक मीनिंग ये आता है। दूसरा आता है कि मिल्क फीवर हम लोग उसको भी कहते हैं जो कि जहाँ की आपके बॉडी के इंटरनल कंडीशंस में किसी, जैसे आपको मेंस शुरू होने के पहले, है ना, मेंस शुरू होने के पहले फीवर आ जाए तो वहाँ पर भी आप इस मिल्क फीवर को ट्रांसलेट करके लगा सकते हैं, है ना। जहाँ की इंटरनल हार्मोनल चेंजेस के कारण जो फीवर आपको महसूस हो, और थायराइड के केस में यह सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में अगर इस तरह के चेंजेस आपको दिखलाई पड़ते हैं, और खास करके अगर ब्रायनिया का पर्सनैलिटी होगा तो वह थायराइड का पेशेंट जो है सो या ब्रायनिया उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो सकता है। ओके, एनी अदर? और कोई? हाँ बोलिए, कौन आप पूछिए। हाँ सर, कल का क्वेश्चन था हाँ। कि आप बैक्टीरिया जो पढ़ाए थे, वीकनेस ऑफ द बॉडी था इसमें, तो जेल्सिनियम और बैक्टीरिया में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? ये बैक्टीरिया से आप मुझे ये बताइए कि आज इसको बैक्टीरिया से ब्रायनिया को कैसे रिलेट करेंगे? नहीं सर, कल वाला क्वेश्चन। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, कल का ही कर रहे हैं। बैक्टीरिया टिंक्टोरिया, है ना, और जेल्सिमियम। बैक्टीरिया में हम लोगों ने मेन उसका देखिए, फंडामेंटल बात पर जाइए। बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे वीकनेस ऑफ द बॉडी था। नहीं, वीकनेस ऑफ द बॉडी नहीं, उसके वीकनेस किसके कारण? हम लोग अब यही पढ़ने का तरीका है ना। वीकनेस बैक्टीरिया में जो है सो वीकनेस किसके कारण था? ठीक है, बैक्टीरिया का जो वीकनेस जो है सो एक ड्राइनेस के कारण था ना। यस सर। ड्राइनेस के कारण, पानी का कमी हो जाने के कारण। और जेल्सिमियम में आप क्या देखते हो? जेल्सिमियम में क्या देखते हो? दोनों का वीकनेस बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया और जेल्सिमियम दोनों का वीकनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जेल्सिमियम का जो वीकनेस होता है वह आपको एक फ्रस्ट्रेशन के कारण लैटिट्यूड फीलिंग्स वहां पर ज्यादा होता है ना। और यहाँ पर बैक्टीरिया में इरिटेबिलिटी ज्यादा होता है। लैटिट्यूड मतलब उसमें बोलने का मन नहीं होगा, चुपचाप पड़े रहना। आपको इसको जेल्सिमियम को कहते हैं ड्राउजीनेस, है ना, कहते हैं ना ड्राउजीनेस, यानी कि सुस्त पड़ जाना, डलनेस हो जाना, वो सुस्त जैसे पड़े रहेंगे। लेकिन बैक्टीरिया का पेशेंट जब वीकनेस होता है तो उस समय इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। ये हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन आज जो ये सवाल कर रहे हैं, हम लोग को इसमें कोशिश कीजिए आज ब्रायनिया से रिलेटेड सवाल कीजिए, क्योंकि ब्रायनिया आपको सोसाइटी में और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड है। और आज हम लोग जो ब्रायनिया पढ़े हैं इसके रिलेटेड सिम्टम्स को देखने का कोशिश कीजिए। हाँ, और बताइए। और हाँ, और कोई क्वेश्चन? अभी हम लोग के पास में अच्छे सिम्टम्स हैं, अच्छे समय हैं अभी हम लोगों के पास। हाँ बोलिए, 2 आदमी और हाथ उठाए हैं, और बोलिए। जो बताए हैं उसमें तो मेनली जो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण जो है कि मिल्क फीवर जनरेट होता है। हाँ, उसमें हाइपोकैल्सीमिया भी पोस्ट लैक्टेशन के जो समय होता है, इसी में जो कैल्शियम डिफिशियंसी में भी हम दे सकते हैं मेडिसिन को। फिर आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोचे। जहां भी चेंजेज के कारण अब मिल्क नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और उसके कारण अगर आपको फीवर आ रहा है, बात समझ रहे हैं ना, कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो रहा है या हार्मोनल जब भी मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है 2 तरह से होगा। एक होगा हार्मोन, उसको इनिशिएट करेगा,
है ना, उसको पैदा होने के लिए, मिल्क को निकलने के लिए लॉन्च करेगा। और दूसरा जो है उस समय में आएगा जबकि आपके पास में डेफिशिएंसी हो। तो आपने कहा कैल्शियम डेफिशिएंसी, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या और भी कोई कंपोनेंट जो कि डेफिशिएंस होगा उसके के कारण होगा, और मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा या मिल्क बहुत ज़्यादा होगा, तो उस समय में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोई? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सप्लीमेंट के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं कैलकेरिया कार्ब को। कैलकेरिया कार्ब को सप्लीमेंट के, देखिए होम्योपैथी में कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को सप्लीमेंट के रूप में मत दीजिए। अगर उसमें कैल्शियम आपको देना है तो कैल्शियम रिच फूड दीजिए, खाना दीजिए। लेकिन कैलकेरिया कार्ब मेडिसिनल सब्सटेंस हो जाता है, वह दीजिएगा तो कैलकेरिया कार्ब और ब्रायनिया का दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वह कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स क्रिएट करेगा और डिजीज कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाएगा। कभी भी होम्योपैथी में दो दवा को एक साथ चलाने के लिए कभी भी सोचिए मत। यस, कोई और दूसरा सवाल? अंकित जी आप पूछ रहे हैं कुछ? सर वहाँ पे बुक में कंपेयर किया गया है सर ब्रायनिया को ट्यूबरकुलम से सर। हाँ, ब्रायनिया को ट्यूबरकुलिनम से क्यों? सर हाँ बोलिए। सर इस समझ में नहीं आया सर किस बेसिस पे किया है। ट्यूबरकुलिनम का जो कॉन्सेप्ट है, ट्यूबरकुलिनम का कॉन्सेप्ट है आपको डीजेनरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ट्यूबरकुलिनम को का जो दो चीज होता है, ऑपोजिट पोल काम करता है, जो न्यूटन्स का लॉ होता है ना, ऑपोजिट पोल काम करता है। ब्रायनिया जो है सो अपने आप को कई एक चीज को इकट्ठा करना चाहता है। जैसे हमने कहा ना कि मेटेरियलिस्टिक है, खाली धन 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 पैसा मटेरियल चाहिए। और ट्यूबरकुलिनम का जो है कंपैरिजन, ट्यूबरकुलिनम धन का पीछे नहीं होता है, धन वो अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा जाता है। तो ट्यूबरकुलर पेशेंट, ट्यूबरकुलर ग्रुप के पेशेंट जो होते हैं वह धन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए आपको रिलेशनशिप होता है। जैसे फास्फोरस है, लोगों उसका कॉस्मोपॉलिटन नेचर होता है, काफी घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, ये लगा होता है, ठीक है ना। और ब्रायनिया के पेशेंट जो होंगे, नहीं मेरी ही बात हो, पैसे की बात हो, इसीलिए लोग कंपेयर करते हैं। ट्यूबरकुलर कंडीशंस दोनों में पैदा होता है, ब्रायनिया में भी ट्यूबरकुलर कंडीशंस होगा। और आपने अभी सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताया, एंगर से जॉन्डिस हो जाना, ठीक है ना। तो एंगर के कारण अगर पैसे की कमी होती है तो उसके कारण लंग्स अगर इफेक्टेड हो जाता है तो वहां पर ट्यूबरकुलर हो सकता है। और हमने देखा है पेशेंट में कि जहाँ की ट्यूबरकुलर पेशेंट है उसको ब्रायनिया है और वो ट्यूबरकुलर नेचर का पेशेंट है, लेकिन ब्रायनिया है तो उसके ट्यूबरकुलिनम के स्थान पर हम लोग यहाँ पर ब्रायनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर उस पेशेंट के अंदर में अगर इमोशनल या फीलिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप ज़्यादा है तो हम लोग उसको फास्फोरस की ओर जाएंगे, हम लोग उसकी वो क्या कहते हैं ट्यूबरकुलिनम की ओर जाएंगे। लेकिन जहाँ भी आपको एक अपने में रहने की बात आती है वहाँ हम लोग केवल ब्रायनिया टाइप के मेडिसिन को या जो पॉसेसिव मेडिसिन है, जो मेटेरियलिस्टिक मेडिसिन है, उसको सोचना चाहिए। यस, ट्यूबरकुलम सोशल हो गया था या ट्यूबरकुलम सोशल हो गया। बिल्कुल, ट्यूबरकुलम तब तो सोशल देखिए हो गया। ट्यूबरकुलर एक नेचर है, ट्यूबरकुलर एक नेचर है, साइकोटिक ग्रुप का एक नेचर है। और ट्यूबरकुलर वहाँ पर इकट्ठा ये दोनों आपको धन इकट्ठा करना भी साइकोटिक है और लोगों से रिश्ता बढ़ाना भी साइकोटिक है, तो दोनों ट्यूबरकुलर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, धन इकट्ठा। साइकोटिक नेचर का क्या मतलब होता है, ट्यूबरकुलर का मतलब होता है साइकोटिक नेचर। तो साइकोटिक का मतलब क्या होता है, साइकोटिक का मतलब होता है कि कोई चीज को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो ट्यूबरकुलिनम क्या चाहता है, रिलेशन इकट्ठा करना, लोगों का संबंध इकट्ठा करना। और ये ब्रायनिया क्या चाहता है, धन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। तो दोनों ट्यूबरकुलर हो गया, लेकिन दोनों का पोल अलग अलग हो गया, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको हम लोग ट्यूबरकुलर ग्रुप में भी इस दवा को रख सकते हैं, रखना चाहिए इस नाते। हैनीमैन का जो क्लासिफिकेशन है सोरा सिफिलिस साइकोसिस, उसके दायरे को आप पढ़िएगा तो काफी अच्छा से आपको इसके विषय में मेडिसिन को इस हिसाब से भी अगर क्लासिफाई करना आप लोग सीखते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा तरीका है समझने का। ठीक है, और समय है? सर
सर आपने बोला ना कि जितने भी साइकोटिक को कुछ कलेक्शन करना चाहते हैं हम्म। सर, तो सब सर हम जानते हैं सबसे ज्यादा एंटी साइकोटिक थूजा होता है। थूजा तो बहुत दूर चले गया। एंटी तो वो क्या कलेक्शन करना चाहता है? साइकोटिक, देखिए साइकोटिक एक थूजा को कहते हैं कि सिंबॉलिक साइकोटिक। सिंबॉलिक साइकोटिक मतलब Yes, आइडियल, आइडियल है ना, आइडियल। उसमें साइकोटिक Yes, के sir. सारे गुण उसमें दिखलाई पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन Yes, sir. हम लोग मेडिसिन को जब देखते हैं तब कोई ऐसा मेडिसिन बताइए जो कि सोरिक नहीं है, सिफिलिटिक नहीं है। अगर आप थूजा की बात करते हैं तो थूजा के अंदर में सोरिक सिम्टम्स है कि नहीं है? वहां भी सोरिक सिम्टम्स है, क्योंकि बिना सोरा के, बिना सिफिलिस के और बिना साइकोटिक के कोई भी मेडिसिन कंप्लीट नहीं होता है ना। बिना सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के कोई नहीं। लेकिन यही बात होता है कि उसमें डोमिनेटिंग फीचर क्या होता है। सोरा है इसका मतलब है कि साइकोसिस भी है, सिफिलिस भी है, ठीक है ना। और थूजा अगर साइकोटिक है तो थूजा के अंदर में साइकोटिक कहने का मतलब साइकोटिक सबसे ज्यादा है, उससे कम मात्रा में सिफिलिटिक है और उससे कम मात्रा में सोरा है। तो उसी तरह से ब्रानिया को भी हम लोग ऐसे सोचेंगे। कोई भी दवा को हम लोगों को सोचना चाहिए। आप ऐसा मत कहिए, सोचिए कभी ये खाली हम लोग जब साइकोटिक होगा तभी हम इसको देंगे। ऐसा करने से आप दूसरे जो साइकोटिक मेडिसिन है, आपके पूरे मेट्रिया मेडिका को 3 भाग में बांट दीजिएगा तो आप 1-2 भाग का आप यूज नहीं कर सकिएगा, है ना। आपका बहुत उस समय में सल्फर का यूज नहीं कर सकिएगा। आप जो सल्फर का बेनिफिट है, लाइकोपोडियम का बेनिफिट है, वो आप यूज नहीं कर सकिएगा। मेट्रिया मेडिका को जब आप यूज करना है तो आपको ओपन होके करना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा उस पेशेंट के अंदर में कितना साइकोटिक सिम्टम्स है, कितना सिफिलिटिक। हम लोग पेशेंट को जब क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग उसके तीनों सिम्टम्स को क्लासीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और कोई 3 लोग और थैंक यू। और 3 लोग हाथ उठाए हैं। 3 हेलो सर। ये हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। अस्टाफाइगेरिया को इसमें दिया है, इसमें एंगर से कोरिलेट किया है अस्टाफाइगेरिया को हाँ ब्रायोनिया में। तो दोनों को कंपेयर कैसे हम लोग करेंगे? देखिए स्टेफेसेगेरिया स्टेफेसेगेरिया का एंगर जो है सो आपको इमोशनल एंगर होता है, और ब्रायनिया का एंगर जो है सो आपको बुद्धि का एंगर होता है, यानी कि अगर पैसे घटेगा तो गुस्सा आएगा, और स्टेफेसेगेरिया को अगर रिलेशनशिप घटेगा तो स्टेफेसेगेरिया को एंगर होगा। दोनों का एंगर में ये फर्क है। स्टेफेसेगेरिया बहुत ही इमोशनल पेशेंट होता है और वो बहुत ही पल्सेटला टाइप ऑफ पेशेंट है स्टेफेसेगेरिया, ठीक है ना, पल्सेटला टाइप है। और ये जो है ब्रायनिया जो है सो आपको क्या कहते हैं, आपको मेटेरियलिस्टिक टाइप ऑफ द पेशेंट है। मैं समझता हूँ कि हम लोग का समय पूरा हो गया है। आप हेलो सर, 1 मिनट। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैं नहीं बंद कर रहा हूँ सर आपका। कभी हाँ सर 1 मिनट। हाँ बोलिए सर बोलिए। 1 मिनट। हेलो सर, कभी हम लोग का नेटवर्क वीक हो जाता है तो बीच में कट जाता है। प्लीज सर हम लोग को ऐड कर लीजिएगा प्लीज। सर मैं ऐड करने वाला कौन होता है? मैं तो सबको ऐड ऑल कर